नमस्कार साथियों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल तक्षशिला यूके पर। साथियों, आज हम लोग हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसे हम लोग जनसंचार, हिंदी कंप्यूटरी या हिंदी कंप्यूटिंग या पत्रकारिता के नाम से भी जानते हैं, इस चैप्टर के अंदर हम लोग 3 टॉपिक को देखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। हम लोग अच्छी तरीके से इस चैप्टर को देखेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट बात होगी वो आप लोगों को मैं बताता जाऊँगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 9 तारीख को आपका वीडियो का एग्ज़ाम होना ही है, तो अपनी मेहनत को और ज़ोरों शोरों से लगा दीजिए और खूब मेहनत कीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है अपनी मेहनत में। और चलिए शुरू करते हैं बस, ठीक है। सबसे पहले आज मैं कंप्लीट करूंगा आपका जनसंचार। जनसंचार को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। हेडिंग लगा दो जन संचार, ठीक है। इस इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन, ठीक है। ध्यान से देखते जाना, ठीक है। क्या है जनसंचार? संचार को अगर मैं विच्छेद करूँ तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इसमें एक सम उपसर्ग छिपा हुआ है और एक शब्द इसके अंदर चर। सम तो है इसके अंदर उपसर्ग और चर क्या है इसके अंदर एक शब्द। सम का मतलब क्या होता है, समान रूप से, समान रूप से। और चर का मतलब चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। यानी कि जब हम किसी सूचना को, ठीक है, जब हम किसी सूचना को वाणी के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से या दृश्य माध्यम से, यानी किसी भी तीनों प्रकार में से एक माध्यम से बहुत बड़े जनसमूह या कुछ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है, जनसंचार का। उसी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंचार कहते हैं, ठीक है। तो जब हम अपने संकेतों को वाणी के माध्यम से कुछ लोगों तक या बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो क्या है, आपका जनसंचार है, ठीक है। इंग्लिश में मैंने क्या बोला इसे, मास कम्युनिकेशन। और जैसा कि मैं बताऊं, आजकल वर्तमान में मास कम्युनिकेशन की जगह पे किसका प्रयोग किया जाता है, मीडिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्या है भाई, मीडिया। ध्यान रखना, मास कम्युनिकेशन की जगह पे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि वर्तमान में मास कम्युनिकेशन की जगह पे किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, मीडिया शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाई जनसंचार किस तरीके से किया जा सकता है, तो आप देखोगे कि भाई हाँ, टेलीविज़न के माध्यम से भी किया जा सकता है। टेलीविज़न भी एक तरीका है, ठीक है ना। पहला तो टेलीविज़न का तरीका है के माध्यम से, है ना। टेलीविज़न पे आ जाओ, वहाँ से अपने जनसंचार कर लो, वहाँ से अपना संदेश दे सकते हो आप किसी को। उसके बाद आप अखबार के माध्यम से भी कर सकते हो। अखबार बोले तो समाचार पत्र, ठीक है ना। इसके माध्यम से भी आप लोग अपना जनसंचार या संदेश भेज सकते हो। नंबर 3 आपका, आप मोबाइल या फिर पीसी, पर्सनल कंप्यूटर यानी लैपटॉप वगैरह से भी आप लोग भेज सकते हो। चौथा आपका क्या है, सिनेमा बेस से भी आप लोग अपना जनसंचार कर सकते हो। रेडियो से भी कर सकते हो, है ना। यानी कि बहुत सारे माध्यम है, ऐसा कुछ नहीं कि आप लोग यूनिवर्सिटी, तो आपके बहुत सारे माध्यम है जिनसे आप लोग अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। और इंटरनेट तो आप लोगों का सबसे बड़ा है, नंबर 6 इंटरनेट, है ना। इंटरनेट तो बहुत बड़ा माध्यम है, इससे तो पूरी दुनिया जुड़ी हुई है फिलहाल। चलिए अगर मैं बात करूं जनसंचार माध्यमों की, ठीक है, तो कितने माध्यम है, आप लोगों से पूछा जाएगा कि जनसंचार के कितने माध्यम है, ठीक है। तो संचार के माध्यम आप लोग हेडिंग लगा दो, संचार के माध्यम, ठीक है। अपने संदेश को जिस उपकरण के माध्यम से आप लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हो, तो वो जो उपकरण आप लोगों ने प्रयोग किया वही संचार का माध्यम कहलाता है। माध्यम मतलब सहारा, जिस चीज़ का आप लोगों ने सहारा लिया वही आपका क्या है, माध्यम है। तो वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो जनसंचार माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनसंचार माध्यम के कितने प्रकार है, तो संचार माध्यम के 3 प्रकार है। सबसे पहला कौन सा है आपका, एक तो होता है आपका दृश्य माध्यम,
ठीक है। नंबर 2 श्रव्य माध्यम। नंबर 3 श्रव्य दृश्य माध्यम। ठीक है ना, श्रव्य और दृश्य माध्यम। ठीक है ना, दृश्य श्रव्य एक आपका, सॉरी इसमें उल्टा हो गया, ये कर देते हैं मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम हो जाएगा। ठीक है ना, और श्रव्य माध्यम। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मुद्रित माध्यम व श्रव्य दृश्य। मुद्रित माध्यम में क्या आ जाएगा आपका, अखबार आ जाते हैं, अखबार, पत्रिकाएं, है ना, ये सब किस में आते हैं, मुद्रित माध्यम। में आप लोग लिखा हुआ, सिर्फ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हो। श्रव्य माध्यम में रेडियो हो जाती है, फिर रेडियो में ना तो दिखाई देता और ना ही आपको अब लिखा हुआ आता, तो आप लोग सिर्फ सुन सकते हो, यानी श्रव्य का मतलब सिर्फ सुनना होता है। तो श्रव्य और दृश्य माध्यम क्या है, श्रव्य दृश्य माध्यम में आप लोग देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। ठीक है, और लिखा हुआ भी होता है। इसके अंदर तीनों चीज़ें आती हैं, श्रव्य, दृश्य और मुद्रित। जैसे कि टेलीविज़न है आपका, टीवी, टेलीविज़न में आप लोग क्या करते हो, पढ़ भी सकते हो, यानी एक ऐसा उदाहरण है आपका श्रव्य दृश्य माध्यम। और यहाँ पे मुद्रित भी मैं लिख सकता हूँ कि एक ऐसा माध्यम, एक मुद्रित माध्यम भी है। ठीक है ना, टीवी पे आप लोग लिखा हुआ पढ़ सकते हो, चाहे कोई भी ना बोले, बस आप लोग देख रहे हो, पढ़ भी रहे हो और आपको दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, तो टीवी आ जाएगा। और आपका इसके अंदर पीसी आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा, आपका मोबाइल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है आपकी, ये आती है आपकी मुद्रित, श्रव्य और दृश्य माध्यम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ईमेल क्या है, ईमेल क्या है, तो आपको ध्यान रखना कि ईमेल क्या है, आधुनिक मुद्रित माध्यम है, आधुनिक मुद्रित माध्यम। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर आपकी ईमेल में क्या होता है, ना तो आप सुनते, आप देखते हो, या मुद्रित माध्यम होता है, तो मुद्रित माध्यम है। ठीक है, आधुनिक, ये भी आपके आधुनिक में आते हैं, मुद्रित में। अगर ये आएंगे मुद्रित में तो आधुनिक मुद्रित माध्यम में आते हैं। तो ईमेल भी ऐसा ही है आप लोगों का आधुनिक मुद्रित माध्यम है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ से जिस टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी हो रही है, हवा का कोई नामो निशान नहीं है, पत्ता तक नहीं हिल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आज। लेकिन फिर भी हम लोग पीछे नहीं हटते, आपके लिए वीडियो लेके आते रहते हैं, आपके लिए प्रयास करते रहते हैं। बस आप लोग भी ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। ठीक है, और बस कमेंट करते जाइए। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो कमेंट किया कीजिए ज़रूर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा होता है कि जैसे आप अपने संदेश को किसी दूसरे तक पहुंचा रहे हो, तो पहुंचाते वक्त बीच में बाधाएं भी आती है, कनेक्शन कट गया, आवाज़ सही से नहीं जा पा रही, ठीक है ना, बीच में कट कट के आवाज़ जा रही है, तो उन्हें कहते हैं बाधाएं। और उन्हीं को इसके अंदर, जनसंचार के अंदर, उन बाधाओं को क्या कहा जाता है, नॉइस। तो आप लोग से अगर पूछा जाए कि नॉइस क्या है, मतलब शोर। इंग्लिश में शोर होता है, लेकिन यहाँ पे शोर नहीं होता, यहाँ पे क्या है, संचार करते समय, संचार के समय संदेश पहुंचाने में अथवा प्राप्त करने में, अथवा प्राप्त करने में आने वाली बाधाएं। ध्यान रखना, नॉइस क्या है कि जब आप लोग किसी को संदेश भेजते हो तो उसमें बीच में जो बाधाएं आएंगी वो क्या है आपका, वो नॉइस कहलाती है। ठीक है ना। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट एक और आपका आ जाता है अंतः वैयक्तिक कम्युनिकेशन, यानी कि संचार। अंतः वैयक्तिक संचार, इसे बोलते हैं इंट्रापर्सनल। क्या बोलते हैं इसे, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। देखो ध्यान से,
इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? जैसे कि आप लोग अकेले बैठे हो, सोच रहे हो कोई चीज़, आप पूजा पाठ कर रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो बैठे नॉर्मल, तो आप उस टाइम पे संदेश खुद ही देते हो, खुद ही प्राप्त करते हो, ठीक है। आप किसी से बात नहीं कर रहे, आप प्रार्थना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, अकेले बैठे हो, ध्यान लगा रहे हो, तो इन सभी चीज़ों में जो आप प्रतिक्रियाएं करते हैं या क्रियाएं करते हैं वो सभी क्या है? अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत आती है। इसमें आप ही बोलते हो, आप ही तो इसमें क्या हो? संदेश भेजने वाले और आप ही संदेश प्राप्त करने वाले, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अंतर्वैयक्तिक संचार बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोला मैंने? जब प्रार्थना की जाए, प्रार्थना, ठीक है, या फिर सोचना, पूजा करना इत्यादि अवस्थाएं, इत्यादि अवस्थाएं क्या है भाई? आपकी इंट्रापर्सनल या फिर अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक आपका होता है पारस्परिक संचार, पारस्परिक संचार, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब ये क्या है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? जब हम दो व्यक्ति, कोई भी दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, एक व्यक्ति दूसरे को सूचना देता है, दूसरा व्यक्ति पहले को सूचना देता है, तो उन दो व्यक्तियों के बीच में जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं? पारस्परिक संचार या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो दो व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान, दो अथवा अधिक लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। दो अथवा अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान क्या है? आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, ठीक है। ये भी ध्यान आप लोगों को रखना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ठीक है, आप लोगों से ऑडियंस पूछी जाएगी कि ऑडियंस क्या है, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो जाए तो देख लेना, ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस क्या है? आप लोगों से ये पूछा जा सकता है। तो ऑडियंस क्या है? जनसंचार में, ठीक है, ऑडियंस क्या है? जनसंचार में श्रोतागण, ठीक है, पाठकगण और दृश्यगण, यानी जो देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, वही क्या है? सारे के सारे आपके ऑडियंस होती है। ऑडियंस बेसिकली क्या है? जब कोई व्यक्ति कोई किताब पढ़ रहा है, अब आप कहोगे कि जो आपका पाठक है वो कैसे ऑडियंस हो गया? ऑडियंस तो सिर्फ उसमें स्टेडियम में होती है या कहीं पे किसी कोई सम्मेलन हो रहा है, वहाँ पे जो सामने बैठी है वो ऑडियंस है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप कोई भी किताब लिखते हो तो वो किताब कहाँ जाएगी? आप किस पर्पज़ से लिखते हो? कि कोई ना कोई व्यक्ति उसे पढ़ेगा, तो व्यक्ति उस किताब को पढ़ते वक्त क्या कहलाएगा? ऑडियंस कहलाएगा। तो ऑडियंस लिखित माध्यम भी है, श्रव्य माध्यम भी है और आपका दृश्य माध्यम भी है। बात समझ में आ गई? तो क्या बोलूँ मैं भी? दृश्यगण, ठीक है, श्रव्यगण, ठीक है ना, और पाठकगण, ठीक है, को सामूहिक रूप से, को सामूहिक रूप से ऑडियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑडियंस कहते हैं। तो ध्यान रखना, निम्नलिखित में से बोलेगा ऑडियंस क्या है? श्रव्य दृश्य, श्रव्य दृश्य, श्रव्य दृश्य, श्रव्य दृश्य या पाठक। इस तरीके से आप लोगों के ऑप्शन आएंगे, तो ध्यान रखना तीनों चीज़ें आती हैं, दृश्य, श्रव्य और पाठक। ये देखते भी हैं, सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं, ठीक है। सभी क्या है? ऑडियंस आप लोगों के, ठीक है। एक होता है आपका प्रतिपुष्टि। क्या है? आप लोगों से पूछा जाएगा प्रतिपुष्टि क्या है? प्रतिपुष्टि, आप लोगों को प्रतिपुष्टि को इंग्लिश में ध्यान रखना, इसे बोलते हैं फीडबैक। आप लोगों को सभी को पता है, लेकिन जब इंग्लिश में आता है तो थोड़ा दिक्कत होती है। फीडबैक, जब आप लोगों को कोई सूचना प्राप्त होती है तो उस सूचना की प्रतिक्रिया में आप जो भी अपनी प्रतिक्रिया करते हो, प्रत्युत्तर में जो भी प्रतिक्रिया करते हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिपुष्टि। अब आपकी फीडबैक नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो फीडबैक क्या है? सूचना प्राप्त करने के बाद, सूचना प्राप्ति के बाद दी जाने वाली
प्रतिक्रिया क्या है? आपकी प्रतिपुष्टि कहलाती है, ठीक है, यानी कि फीडबैक कहलाती है। ध्यान रखना, जो मैसेज भेजता है, जो संदेश भेजता है, संदेश भेजने वाले को क्या कहते हैं? संदेश भेजने वाला होता है सेंडर। ये पत्र लेखन में मैंने आप लोगों को बताया था। जिसको पत्र लेखन जिसने नहीं देखा ज़रूर से जाके देखो, पीछे वीडियो पड़ी हुई है, क्योंकि पत्र लेखन से आपके एक या दो क्वेश्चन जरूर आने, तो जरूर जाके देखिएगा। संदेश भेजने वाला क्या कहता है? सेंडर। और संदेश प्राप्त करने वाला, संदेश प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है? तो कहलाता है रिसीवर। बात समझ आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से टीवी चैनल्स की फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है कि एफएम रेडियो की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, टीवी चैनल्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वो फ्रीक्वेंसी में लिख देता हूँ, ठीक है। जो टेलीविज़न के टीवी चैनल होते हैं, ठीक है, टीवी चैनल में बोलूँ अगर, टीवी चैनल की आवृत्ति जो होती है आपकी VHF में, VHF, इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी जा सकती है VHF की। तो क्या होती है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो VHF की फुल फॉर्म क्या है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। अगर मैं टेलीविज़न के लिए बात करता हूँ तो ये कितनी होती है? टीवी के अंदर 30 से 300 MH, मेगाहर्ट्ज़, ठीक है, MHz। और यही अगर मैं FM के अंदर बात करूँ तो FM के अंदर कितनी होती है? ये 85.5 से 108 होती है, 87.5 से 108 MHz, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान रखनी है, पूछी जाती है, एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। टेलीविज़न के लिए कितनी होती है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी 330 से 300, और FM के लिए कितनी होती है? 87.5 से 108। ये आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत में टेलीविज़न का क्या मामला रहा, कब शुरुआत हुई, रेडियो की कब शुरुआत हुई, कब दूरदर्शन अलग हुआ, कब आकाशवाणी से अलग किया गया, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के, ठीक है। चलिए देखो, भारत में अगर मैं टेलीविज़न की शुरुआत की बात करूं, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? 15 सितंबर 1959 में भारत में टेलीविज़न की क्या हुई भाई? शुरुआत हुई, ठीक है। 1976 तक क्या हुआ? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। 1976 तक दूरदर्शन आकाशवाणी का हिस्सा रहा, आकाशवाणी का हिस्सा रहा बाद में, ठीक है। बाद में क्या हुआ? 1 अप्रैल 1976 को ये दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। 1 अप्रैल, ये डेट याद रखना, 1 अप्रैल 1976 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये भी भारत में अगर टेलीविज़न की शुरुआत पूछी जाती है तो 15 सितंबर 1959, और अगर आपसे पूछा जाता है कि दूरदर्शन आकाशवाणी से कब अलग हुआ तो 1 अप्रैल 1976। बाद में 1 अप्रैल 1976 को ये अलग हो गए, ठीक है। ये बात ध्यान रखते हैं आप लोगों ने ना। उसके बाद बात करते हैं रेडियो के बारे में हम लोग, ठीक है। रेडियो के बारे में बात करते हैं। रेडियो की अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो रेडियो की आपकी शुरुआत हुई थी 19वीं शताब्दी में, 1895, ठीक है। 19वीं शताब्दी, 1895 लिखा हुआ है ना। शताब्दियों को कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछा जाता है? 1850। सन पूछेगा तो 1895, लेकिन ये शताब्दी तो 19वीं चल रही है, तो शताब्दी 19वीं ध्यान रखनी है, ठीक है। 19वीं शताब्दी और सन कितना है? 1895। आविष्कारक कौन थे इसके? आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी ने। याद रखने का सीधा तरीका, रेडियो नहीं चल रही थी, कोनी मारी उसमें, तो मार्कोनी, जैसी कोनी मारी चल पड़ी, तो जी मार्कोनी। जी का मतलब गुगलियो मार्कोनी, गुगलियो मार्कोनी, ठीक है, इनका पूरा नाम था। उसके बाद एफएम रेडियो की अगर आप लोगों से शुरुआत पूछी जाती है, एफएम
रेडियो की अगर आप लोगों से कुछ शुरुआत पूछी जाती है तो 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। इंटरनेट की अगर आप लोगों से शुरुआत पूछी जाती है तो इंटरनेट की शुरुआत आपको ध्यान रखनी है 15 अगस्त 1995। बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ, इससे चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, बाकी कुछ नहीं ध्यान रखना, ठीक है। रेडियो की शुरुआत कब हुई? 1895 में, 19वीं शताब्दी में। FM रेडियो की शुरुआत 1993 में। इंटरनेट 15 अगस्त 1995। ये सब मैं भारत के अंदर बात कर रहा हूँ, कभी आप लोग विश्व में समझने लोगों। ये सारी चीज़ें मैंने भारत के अंदर बताई, विश्व में आपसे पूछी भी नहीं जाएगी, आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ भारत में रेडियो की शुरुआत की तो कहाँ की गई थी शुरुआत? सबसे पहले शुरुआत की गई थी मुंबई कोलकाता में। ये मैं हटा के लिख देता हूँ, चलो, ठीक है। ठीक है, रेडियो के बारे में अगर मैं बात करूं तो भारत में रेडियो की शुरुआत, ठीक है, भारत में रेडियो की शुरुआत मुंबई और कोलकाता में, मुंबई प्लस कोलकाता में दो निजी ट्रांसमीटर्स में, दो निजी ट्रांसमीटर्स में की गई थी। पर आप लोग दिगों याद रखना बस, शहर कौन कौन से थे? कोलकाता और मुंबई में की गई थी। और सन कौन सा था? 1927। अब ये क्या थे? प्राइवेट थे उस टाइम पे, ठीक है, निजी ट्रांसमीटर्स थे। फिर से सरकार ने अपने अंडर में ले लिया, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। बाद में क्या किया गया इसका? बाद में सन 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। बाद में 1930 में इसका क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है। रेडियो का नाम बदल के क्या कर दिया? भारतीय प्रसारण सेवा, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन किया गया। तथा इसका नाम बदलकर, या इसका नाम, जैसे इन्होंने कहा कि भाई रेडियो तो चली रही थी, उन्होंने उसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा। ये भी ध्यान रखना, भारतीय प्रसारण सेवा, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, भारतीय प्रसारण सेवा। इंग्लिश में भी अगर आया तो क्या बोलोगे? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, ये इसका नाम रखा गया था। फिर बात आती है 1957 की। 1957 में, ठीक है, 1957 में इसका नाम बदल दिया गया। 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया, ठीक है। और आकाशवाणी मैंने आप लोगों को राइटर पढ़ाया था, सुमित्रा नंदन पंत शायद, तो सुमित्रा नंदन पंत ने ही इनका नाम कहा था कि इसका नाम क्या रखो? आकाशवाणी, इसलिए इसका नाम आकाशवाणी रखा गया था, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो ये मामला था 1957 में। जैसे कि मैंने भी पीछे बताया, 1957 में इसका आकाशवाणी नाम रखा गया। 1976 तक इसके साथ दूरदर्शन लगा रहा। दूरदर्शन प्लस आकाशवाणी क्या कर रहे थे? आपस में मिलकर काम कर रहे थे। और 1976 में, 1 अप्रैल 1976 में क्या हो गए? अलग। 1957 तक फिर दूरदर्शन आकाशवाणी साथ साथ में काम करते रहे। 1 अप्रैल आई, 1 अप्रैल 1976, और ये क्या हो गए? अलग हो गए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने ध्यान रखना है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं ये बात, ठीक है। 1997 में इन्होंने क्या करा? 1997 में एक तो इन्होंने दूरदर्शन को, दूरदर्शन प्लस आकाशवाणी, ठीक है, ध्यान से सुना मेरी बात, आकाशवाणी, इन्होंने क्या किया? एक तो दूरदर्शन था और एक आकाशवाणी था। इन दोनों को ही, भले ही अलग अलग थे, इन दोनों को किसके? प्रसार भारती के अधीन कर दिया।
को प्रसार भारती, ऊपर लिख देता हूँ, शायद यहाँ पे ना दिखे, यहाँ पे लिख देता हूँ, आकाशवाणी को प्रसार भारती के अधीन कर दिया गया, प्रसार भारती के अधीन। तो यहाँ से आप लोगों ने मोटी मोटी बातें क्या जानी भाई, कि भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई, 1927 में हुई। कहाँ पे हुई, मुंबई और कोलकाता में हुई। फिर क्या हुआ, 1930 में इसका क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, 1930 के बाद क्या हुआ कि भाई जब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया तो नाम तो रखना ही था, उन्होंने क्या नाम रखा, भारतीय प्रसारण सेवा इसका नाम रखा। ठीक है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। सन 1957 में इसका नाम फिर बदला गया, भारतीय प्रसारण सेवा से क्या कर दिया गया, आकाशवाणी कर दिया गया 1957 में। इसके साथ में उस टाइम पे दूरदर्शन चल रहा था। 1 अप्रैल 1976 आई दूरदर्शन को इससे अलग किया, आकाशवाणी को, और फिर 1997 में दूरदर्शन को भी आकाशवाणी को भी उठाया और प्रसार भारती का अधीन कर दिया, फिर प्रसार भारती ने चलाने लगी। ठीक है, तो ये मामला था किसका, आपके जनसंचार का। जनसंचार में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेरी उम्मीद पूरी है कि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आप इतना अगर कर लेते हो तो यहाँ से आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, बस आप लोग मेहनत करते जाइए, इसी तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर में लेके आता रहूँगा। ये ऐसा चैप्टर है आपका कि जहाँ से एक क्वेश्चन आएगा और वो ये नहीं पता चलता आएगा कहाँ से, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में छानबीन करके इस चैप्टर को बनाया, और जो क्वेश्चन आएगा वो जितना मैं पढ़ाऊँगा वहीं से आपसे पूछा जाएगा। बाकी जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे वो पीछे जाओ और वीडियो के लिए जितनी भी वीडियोस पड़ी हुई है हिंदी के लिए वो सारी जाके वॉच करो, देखो। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।